नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात आज पेश होने वाले बजट की। तो केंद्र सरकार आज आम बजट पेश करने जा रही है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 10:15 बजे संसद भवन में होगी। कैबिनेट बैठक बजट अप्रूवल को लेकर यह बैठक होगी। 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आम बजट पर इस बार लोगों की काफी नजर टिकी हुई है। आप सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोरोना संकट के कारण बाजार को गति पहुंचाने वाले बजट के रूप में लोग इस आम बजट को देखना चाहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की सबसे अधिक निगाहें आयकर छूट के दायरे पर है। वहीं व्यापारियों की जीएसटी कम होने और गृहिणियों को महंगाई से राहत की भी उम्मीद है। तो अब सबकी नजर बजट पर है। आखिर बजट की पोटली से किसके लिए क्या निकलेगा? बजट 2021 से बनेगी जनता की बिगड़ी बात। कोरोना काल में क्या होगी अर्थ की व्यवस्था? जय जवान जय किसान, बजट में कितना ध्यान? महंगाई से मिलेगी राहत या नए टैक्स की आफत? कोरोना का कारोबार से किचन तक का असर। बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी कितनी रफ्तार? टैक्स पेयर को भी है राहत की उम्मीद। सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर, डिफेंस पर सरकार का फोकस। कोरोना प्रभावित इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आज पेश हो रहा है और इस बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि बजट से किसकी क्या उम्मीद है। इसमें किसानों की नजर सबसे ज्यादा है। किसानों, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और सबकी नजर इन पर लगी हुई है। इसके बाद बात हेल्थ सेक्टर की करें तो हेल्थ सेक्टर के साथ ही लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी उम्मीद है कि महंगाई से थोड़ी राहत मिले। वहीं आम आदमी टैक्स में छूट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठा है। तो बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो आम जनता आज इस बजट में देखने की चाह रखती है। खासतौर पर किसानों का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन है, किसान नाराज है, उनको किस तरह से उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, इस पर रहेगी नजर। टैक्स से छूट मिलेगी कि नहीं, महंगाई से राहत मिलेगी कि नहीं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, उम्मीदें किस किस सेक्टर से है। रक्षा मंत्रालय से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, फार्मा सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो इस उम्मीद पर कितना खरा उतरेगी ये बजट, ये देखने वाली बात होगी। तो आज पेश होगा केंद्रीय बजट। बजट से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें हैं और ग्रीन बोनस की मांग पर उत्तराखंड की नजर रहने वाली है। केंद्र की योजनाओं में धनराशि बढ़ाने की उम्मीद भी उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से लगातार मांग होती रहती है कि यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार किस तरह से यहाँ पर होटल इंडस्ट्री हो या बाकी इंडस्ट्री हो, उसको बढ़ावा देने के लिए अनुदान दे सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आज उत्तराखंड के लोगों की नजर इस बजट पर रखने की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ाए हैं। सुनील, बजट आने वाला है और कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है। इकोनॉमी पटरी से उतरी हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस बजट में होगा क्या। अगर उत्तराखंड के लोगों की बात की जाए तो किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट को लेकर?
देखिए नीलू, कोरोना काल के बाद ये पहला केंद्रीय बजट है और खासकर उत्तराखंड में जो कोरोना काल में टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बैठी है, बहुत लॉस उसको हुआ है। राज्य को अगर राजस्व प्राप्ति के हिसाब से देखें तो 4000 करोड़ का सीधे सीधे इस कोरोना काल में नुकसान हुआ है। तो लोगों को उम्मीद है, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार कुछ न कुछ केंद्रीय योजनाओं में उत्तराखंड के टूरिज्म के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ न कुछ इसमें देगी। और खासकर राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव भेजे हैं जो प्री बजट में दिए गए थे कि खासकर उत्तराखंड में गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ, हेमकुंड से लेकर और दूसरा नैनीताल में यहाँ पर रोपवे की स्टेट गवर्नमेंट ने मांग की है। और स्टेट गवर्नमेंट को उम्मीद है कि जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें सरकार केंद्रीय बजट में कुछ न कुछ उत्तराखंड के हिस्से होगा, ताकि यहाँ के जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म सेक्टर है, उसको और डेवलप किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी जो बड़ी उम्मीद होगी नीलू, वो है ग्रीन बोनस को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उत्तराखंड सालाना 3 लाख करोड़ का जो बेनिफिट, जो फ्लो बेनिफिट है, वो यहाँ के इको सर्विस से देता है। करीब 21 इको सर्विसेज ऐसी काउंट की गई हैं जिनके बदले ये कहा गया है कि जो केंद्र है वो ग्रीन बोनस उत्तराखंड को दे, जो यहाँ की पर्यावरणीय सेवाएं जो उत्तराखंड देश और दुनिया को देता है। राज्य सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में 71% जो पूरा क्षेत्रफल है यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है और उत्तराखंड केवल 29% क्षेत्र पर अपना डेवलपमेंट करता है। वो पर्यावरणीय सेवाओं के बदले एक बड़ा नुकसान भी झेलता है उत्तराखंड की, उसको 29% क्षेत्र पर ही अपनी तमाम एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो इसकी एवज में उत्तराखंड की सालों से हालांकि ये मांग रही है कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिया जाए। इस बार भी राज्य सरकार ने पुरजोर तरीके से ठोस तथ्यों के साथ केंद्र के सामने ये बात रखी है कि क्यों उत्तराखंड के लिए बिल्कुल ग्रीन बोनस की भी उम्मीद है सुनील यहाँ से। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा कोरोना काल में पलायन बहुत ज्यादा हुआ, उत्तराखंड के लोग भी जो बाहर रह रहे थे वो पलायन कर अपने राज्य में वापस आए हैं। बात सरकार आत्मनिर्भर भारत की करती है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आज जो बजट आने वाला है, जो लोग पलायन कर अपने राज्य में पहुंचे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी कि अब वो अपनी उनकी घर वापसी हुई है, लेकिन रोजी रोजगार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल नीलू, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये भी मांग की है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, खासकर जो मध्यम और मझोले जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें खासकर बढ़ोतरी की जाए, स्पेशली उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए। एक जो बड़ी डिमांड उत्तराखंड ने की है कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह पर उत्तराखंड को स्पेशल आइस जोन घोषित किया जाए और जिस तरह के जो तमाम लाभ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिए जाते हैं वो वही लाभ यहाँ पर स्पेशल आइस जोन बनाकर उत्तराखंड को प्रदान किया जाए। इससे जो योगा है या जो तमाम आयुष से जुड़ी जो गतिविधियाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनका यहाँ पर उसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, उसके विपणन, उसकी मार्केटिंग को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के साथ साथ जो यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा हैं। अब जब वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो देखना होगा कि किस तरह का बजट वो पेश करती हैं और क्या ये लोगों की उम्मीद पर खरी उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बजट की पूरी कवरेज और उससे जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं news18hindi.com। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में किसानों को लेकर माहौल भले ही गर्म हो, लेकिन उत्तराखंड के किसान 6 फरवरी को बेसब्री से इंतजार इसका कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। उत्तराखंड में सरकार दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देती आई है, लेकिन अब ब्याज मुक्त लोन भी दिया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर और देहरादून के बाद इस 6 फरवरी को प्रदेश भर में सभी 95 ब्लॉक पर एक साथ इस योजना का शुभारंभ होगा। राज्य स्तर पर देहरादून से सीएम खुद इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं। पहले ही दिन 25,000 किसानों को 3-3 लाख रुपए ऋण देने की योजना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5-5 लाख का लोन देने की तैयारी है। अब प्रत्येक किसान को वो एलाइड काम करने के लिए भी 3 लाख रुपए 0% में देने की योजना बन गई है और 6 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारे जो 95 ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं और जिला हेडक्वार्टर, उसकी एक दिन लॉन्चिंग करने वाले मुख्यमंत्री जी और लगभग 25,000 से ज़्यादा किसानों को हम एक ही दिन जो है ऋण देने वाले हैं। देखिए, जो पुरुष समूह हैं
उनको 6 तारीख को दिया जाएगा। और महिला समूह को 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन हम 1000 महिला समूह को एक ही दिन में ऋण वितरण करने वाले हैं। उधर कांग्रेस इसे चुनावी वर्ष में रिश्वत करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान लोन नहीं मांग रहा, वो अपना कर्ज माफ कराना चाहता है, जो सरकार कर नहीं रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट के नजरिए से जो कुछ कर ले, लेकिन जो किसान चाह रहा है वो क्या सरकार कर रही है? किसान कहाँ लोन मांग रहा है? किसान लोन नहीं मांग रहा, किसान तो कह रहा है कि जो पहले का कर्जा है वो माफ कर दो। विपक्ष इसे चुनावी गणित कहे या कुछ और, लेकिन सरकार का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी योजना में वो सफल रही है, जिसमें से 4 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त लोन अब तक दिया भी जा चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और भीमताल पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहाड़ों में प्राधिकरण खत्म करने के अपने फैसले पर कहा कि कुछ लोग इस पर पहाड़ मैदान की बात कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि फिलहाल प्राधिकरण को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज भीमताल पहुंचे थे। कि अभी मैंने अल्मोड़ा में घोषित किया जिला विकास प्राधिकरणों के स्थगन की। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली। अभी जब मैं यहाँ उतरा तो मुझे फ़ोन आया कि पहाड़ों के लिए कर दिया, मैदानों को छोड़ दिया। तो मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि ये लोग असामाजिक लोग हैं, जो टकराव चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इनकी बातों में ना आए। और 2022 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस किस तरह से गुटबाजी का शिकार हुई, इसका अंदाजा पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से देखने को मिला। जब हरीश रावत ने चेहरा घोषित करने की मांग पर विरोध कर रहे नेताओं को गड़बड़ मैन की संज्ञा दे डाली। काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि मेरा विरोध करके कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है, तो ऐसे लोगों का कम से कम भला होना ही चाहिए। अरे कुछ हम जैसे गड़बड़ मैन होते हैं, तो गड़बड़ मैन के लिए सब होता है। कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा। और यदि मान लिया हमारा विरोध करने से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है, किसी को कुछ फायदा होता है, तो ये भी उनकी कृपा है। हमारा विरोध करके कम से कम वो अपना फायदा तो करते हैं, उनका भला होना चाहिए लोगों। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के साकनीधार में एक कार हादसे के सभी 5 मृतकों के शवों को बमुश्किल अंधेरे से खाई से निकाला गया। एसडीआरएफ और देवप्रयाग पुलिस ने गहरी खाई में काफी कठिनाइयों के बावजूद सभी शवों को बाहर निकाला है। इसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सभी लोग पौड़ी के अरकड़ी गांव में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय कार स्टीयरिंग के लॉक हो जाने के कारण कार खाई में जा गिरी, जिससे सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड में शीतकाल में भी जंगलों में आग लगी हुई है। आग से लाखों की वन संपदा नष्ट कर राख हो गई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। टिहरी के सूबाखोली इलाके के जंगल में किस तरह से आग लगी है और किस तरह से ये आग लगातार धधक रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास अठाली के जंगलों में भी आग लगी हुई है और ये आग धीरे धीरे वन संपदा को नष्ट करती जा रही है। अमूमन गर्मियों के दिनों में ये आग लगती है, लेकिन इस बार जाड़े के दिनों में भी ये आग देखने को मिल रही है। और पौड़ी में श्रीनगर रोड स्थित एक पैरामेडिकल संस्थान में अचानक आग लग गई। 4 लाख से अधिक का सामान इसमें जलकर राख हो गया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक संस्थान में रखा सभी सामान जल चुका था। घटना के वक्त संस्थान में कोई मौजूद नहीं था। आग लगने के कारण इस वक्त यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये आग लगी होगी। उसमें काफ़ी नुकसान हम लोगों का हो चुका है। उसमें सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, ये सारी चीज़ें जल चुकी हैं और क्या कहते हैं उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी सारा मतलब जल के राख हो चुका है। तो आग के कारणों का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आग बहुत भयंकर लगी, जिससे हमें 4 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया है। और बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि
6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को 8 फरवरी से खोल दिया जा रहा है। उन्होंने स्कूल कई दिनों से बंद चल रहे थे, लेकिन कैबिनेट ने स्कूल खोलने का फैसला अब ले लिया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरी सतर्कता के बीच कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है शिवम जी, बढ़िया भाई, धन्यवाद। हमारे स्कूल बहुत दिन से बंद थे। कल कैबिनेट ने बड़े मन से निर्णय लिया है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासों को खोल दिया जाए, जो अपने ऐतिहासिक निर्णय है। तो 8 फरवरी से क्लास 6 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने का पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्वागत किया। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए और सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि कई पेरेंट्स का ये भी कहना है कि स्कूल खोलने से पहले स्कूल प्रबंधन सभी तैयारियां पूरी कर ले। नहीं, जरूर खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चे अब बहुत पीछे जा रहे हैं स्टडी में। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा डर वाली बात है, क्योंकि अगर स्कूल्स में या कॉलेजेस में थोड़ा सा अगर प्रिकॉशंस लेके चले, जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं की एंट्री हो और साथ में हर बिल्डिंग के बाहर डिस्पेंसर्स लग जाएं, तो शील्ड्स का इस्तेमाल हो, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का रखें तो मुझे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव भी उनके साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। प्रभारी देवेंद्र यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पर है। राकेश टिकैत से इनकी मुलाकात हो रही है। प्रीतम सिंह उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इनकी मुलाकात हुई। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिर ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया कि अगले 2 दिन के लिए देहरादून, उधमसिंह नगर में ठंड बढ़ सकती है। साथ ही ठंडी हवाओं से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। और आधा शीतकाल निकल चुका है। ऐसे में अब धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम की शीतकालीन पूजा स्थलों तक पहुंच श्रद्धालुओं को लाने का फैसला किया। उनका कहना है कि पर्यटन यहां घूमने आने के साथ साथ यहां की धार्मिक गतिविधियों को भी देख सकेंगे और इसके इस फैसले से चारधाम महापंचायत निराश है। उनका कहना है कि अब जब शीतकालीन यात्रा सीजन खत्म होने के कगार पर है, तब यह फैसला सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए लिया गया। हमने शीतकालीन पूजा की बात की है कि यमुनोत्री माँ का दर्शन करने के लिए लोग खरसाली आएंगे, गंगा माँ का दर्शन करने के लिए लोग मुखबा आएंगे और केदारनाथ का दर्शन करने के लिए लोग ऊखीमठ आएंगे और बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए उनकी जो उत्सव मूर्ति है पांडुकेश्वर में आती है और शंकराचार्य जी की गद्दी जो है जोशीमठ आती है। तो हमारा कहना है कि औली की बर्फबारी का आनंद लेते हुए आप शीतकालीन पूजा भी कर सकते हैं। हमारा यह मानना है कि सरकार का यह निर्णय देरी से उठाया गया कदम है। यदि सरकार इसके प्रति गंभीर थी तो नवंबर में जब इन धामों के कपाट बंद हो गए थे, उसके बाद से ही यह यात्रा शुरू की जानी चाहिए थी। और पिथौरागढ़ के चंडाक में वन विभाग विश्व स्तरीय ट्यूलिप गार्डन बनाने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद 30 हेक्टेयर में एक ऐसा ट्यूलिप गार्डन तैयार करने का प्लान है। पिथौरागढ़ का खूबसूरत इलाका चंडाक आने वाले समय में पर्यटन का केंद्र बन सकता है। बीते साल यहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई प्रजातियों के ट्यूलिप उगाने में कामयाबी मिली थी, जिसके बाद अब वन विभाग ने यहां 1,83,00,000 की लागत से साल भर गुलजार रहने वाले ट्यूलिप गार्डन का प्रस्ताव तैयार किया। इतना ही नहीं, यहाँ ट्यूलिप के बल्ब भी तैयार किए जाने का प्लान है। आमतौर पर भारत में ट्यूलिप के बल्ब नीदरलैंड से मंगवाए जाते हैं। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इनिशिएटिव के रूप में इसको देख रहे हैं और इस पहल में हमारा एक जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो बल्ब प्रोडक्शन है वो स्थानीय स्तर पे किया जाए, ताकि बार बार जो इंपोर्ट करने की जो एक कंपल्सरी रहता है वो इसमें ना हो। अगर ये योजना कामयाब होती है तो साल में 3 महीनों तक लैंडस्केप ट्यूलिप से गुलजार रहेगा, जिसके बाद स्थानीय फूलों और जड़ी बूटियों से इसकी रौनक बढ़ाई जाएगी। ट्यूलिप गार्डन को सामुदायिक आधार पर संचालित किए जाने का भी प्लान है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके। 9 से 10 महीने तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं
कि इसमें लैंडस्केप में इस प्रकार से ब्लूम इसमें दिखाई दे और साल भर कोई ना कोई ऐसी गतिविधियां रहें जिससे कि पर्यटक इसमें वर्ष पर्यंत आकर्षित होकर इसको देख सके, इसको विजिट कर सके, एंजॉय कर सके। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ ट्यूलिप गार्डन तैयार करने में खासी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से ये क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।